हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पर्सनालिटी 1B के क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। और इसे पिछले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक आकृति दिया है और उसमें कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ लिखा है y और फिर y को जो फैक्टर होगा, मतलब y के जो गुणनखंड होंगे वो 4 और x होगा। फिर x के जो गुणनखंड होंगे वो 3 और 7 होंगे। तो यहाँ हमें x और y का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और इसको कैसे सोल्व करना है तो आप देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें x के फैक्टर पता है। x के क्या फैक्टर है? 3 और 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7, यानी ये हो गया 21। तो x की जगह हमारा जो मान होगा वो क्या आएगा? 21 आएगा। ऐसे y अगर देखें तो y इक्वल टू क्या है? तो आप कहेंगे y इक्वल टू है 4 इंटू एक्स। अब y इक्वल टू है आपका 4 इंटू एक्स, तो 4 हो गया और x की जगह हम क्या रखेंगे? 21 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 84। तो y का मान कितना आ गया? 84 आ गया और x का मान क्या है? तो 21 है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है वृक्ष आरेख, है ना? किसका? तो ये होता है गुणनखंड का, गुणनखंड का, है ना? ये वृक्ष आरेख है गुणनखंड का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 18 और 117, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही आपको 18 और 117 का एलसीएम भी बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आपको याद हो तो एक हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी के जैसे है ये भी। वहां पे हमने x का मान निकाला था और यहाँ हमें m का मान निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको 18 और 117 का एचसीएफ निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ अगर 117 की बात करें तो 117 में हम यहाँ पे 7 1 8 9 3 का भाग देंगे पहले। 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। 3 9 27 हो गया, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गए। अगर मैं इसकी एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 3 और 3 यहाँ है, यहाँ पे भी 3 और 3 यानी 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। इसका एचसीएफ हमारे हिसाब से जो इसका एचसीएफ आया वो कितना है? 9। अब इस 9 को हमें इसके बराबर रखना है तो हम यहाँ लिखेंगे 9 इक्वल टू 18m माइनस 117। अब 117 को हम इधर लेकर आएंगे तो 117 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो 9 7 16 6 हासिल का 1 1 1 2 और ये 126 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18m। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 126 बटे 18। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 का हमें इसमें भाग देना है 126 में, है ना? तो कितनी बार जाएगा? तो देखिए 6 8 चौक 32, 7 45, 8 छक 48, 7 56, 18 गुणे 7, 7 8 56 का 6, 5 7 कम 7 5 12, 126 यानी 18 7 126 होता है। तो यहाँ m का मान हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? हमें कहा है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम एक रिलेशन जानते हैं, उसका यूज कर लेंगे हम लोग। a गुणे b होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, हम ये जानते हैं।
अब ए का मान आप जानते हैं कि 18 है, बी का मान 117 है, एचसीएफ आपने निकाल ही लिया 9 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम के लिए हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू होता है ए गुणे बी बटे एचसीएफ होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब ए का मान 18 हो गया और ये हो गया 117, बी का मान, एचसीएफ आपका 9 है, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो गया, फिर 17 का और इससे गुणा करेंगे तो 117 दूनी होता है 234, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 की पावर n जो है, इसमें हम n का मान कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो जो संख्या मिलेगी हमें वो 0 पे समाप्त होनी चाहिए। यही चीज इसने पूछा है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम मान के चलें कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो या शून्य पर समाप्त होगी, तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, 0 अगर लास्ट में है तो उसमें या तो 2 का भाग जाता है या फिर 5 का भाग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है तो 6 को अगर देखा जाए तो 6 में 2 ऑलरेडी है, तो 5 भी होना चाहिए। लेकिन यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 भी आएगा। मतलब 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? अतः 6 की पावर n बराबर क्या होगा? 2 गुणे 3 की पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने कहा कि अगर 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 भी आएगा। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं? यहां 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या नहीं है। यहां 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या है? मेरे कहने का मतलब 5 है? नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक
शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अर्थात उस संख्या के प्राइम फैक्टोरेशन में 5 भी फैक्टर होगा। बट हम यहाँ देखते हैं कि 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 3 की पावर n होता है, अर्थात इसमें 5 तो है ही नहीं, और जब इसमें 5 ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक कभी भी जो हो 0 पे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण भी है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस प्रकार का एक उदाहरण है, वहां पे 4 की पावर n के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों देखो, यहां से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, और जब 13 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, 13 और 11 7 77 और 1 78, ये क्या हो गया 78। अच्छा 78 कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे ये भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है। और यहाँ 13 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो गुणा करने पर भी मुझे कौन सी संख्या मिलेगी, भाज्य संख्या ही मिलेगी। कैसे, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल का 2, यहाँ गुणा कर लीजिए आप, 78 गुणे 13 है ना, 8 त्रिक 24 के 4 2 7 21 22 1 23 और फिर ये 78 4 8 3 11 1 7 2 9 और 1 10, तो आप देखेंगे 1014। तो ये कौन सी संख्या मिली हमें, भाज्य संख्या मिली। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का गुणा जब आप करेंगे किसी भी अभाज्य संख्या में तो आपको भाज्य संख्या ही मिलेगा, है ना। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, और जब 5 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6 6 चौक 24 24 गुणे 6 6 चौक 24 के 4 2 6 दूनी 12 12 2 13 1 14 144 144 का 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8 2 7 चौक 28 2 30 का 0 हासिल का 3 7 एकम 7 7 3 10 1008 प्लस और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 5 और 1009। अब फिर वही बात प्यारे बच्चों, ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे ये जो है अभाज्य संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, तो ये आप कहेंगे भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 9 जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, तो ये अभाज्य ये अभाज्य। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, भाज्य मिलेगी। कैसे, 5 9 45 हो गया, 0 5 एकम 5, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इस तरीके प्रश्नों को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज की इस क्लास का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू सोल्व करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।